हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन प्योरीफिकेशन का। इससे पहले इसके 3 पार्ट्स पढ़े जा चुके हैं जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसी लेक्चर को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई थ्रूपुट एंड ऑटोमेशन इन प्योरीफिकेशन प्रोसेस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। जो प्योरीफिकेशन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के डेवलपमेंट और ऑपरेशन के लिए हाई थ्रूपुट की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही साथ ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है। तो क्या हैं ये चीज़ें और किस तरीके से काम होता है वो हम देखते हैं अभी। Process automation is an attractive buzzword in today's bioprocessing environment। जो प्रोसेस ऑटोमेशन है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन के आई है आजकल की जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, खास करके जो बायो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, बायो प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज मच अटेंशन इज़ बीइंग प्लेस्ड ऑन हाई थ्रूपुट cutting edge technologies and technical competitivities। ये बहुत ज़्यादा अटेंशन इसको मिल रहा है और अटेंशन दिया जा रहा है इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट, हाई थ्रूपुट मिले। और कहने का मतलब है कि आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री में आपको करना क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आपको उसकी मैक्सिमम यील्ड चाहिए, हाई थ्रूपुट चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, सिस्टम अपने ज़्यादा लगा रहे हैं और आपको बहुत थोड़ा सा आउटपुट मिल रहा है तो फिर ये तो बेनिफिशियल नहीं होने वाला। और बेनिफिशियल ना होने के साथ साथ अगर ये वैक्सीन आप पहुँचाते हैं नॉर्मल, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी ये। क्योंकि जब बहुत मेहनत के बाद, बहुत सिस्टम्स लगाने के बावजूद थोड़ी सी बन रही है तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली होगी और उसकी पहुंच भी बहुत कम होगी, बहुत जल्दी वो पहुंचाई नहीं जा सकती। तो इसीलिए प्रोसेस ऑटोमेशन मतलब जितना ज़्यादा ऑटोमेशन हो सके, ऑटोमेटिकली प्रोसेस जितनी ज़्यादा हो सके, उससे क्या होगा कि हाई थ्रूपुट मिलेगा आपको। अगर अच्छी खासी यील्ड मिल जाती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को भी घटाएगी, मार्केट में रिक्वायरमेंट भी सफिशिएंट रहेगी। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निकल कॉम्पिटिटिवनेस। टेक्निकल जो कंपटीशन है वो भी इससे कम होगा, क्योंकि अच्छे खासे अमाउंट में आपकी वैक्सीन या जो भी प्रोडक्ट है वो आपको अवेलेबल होगा। तो with rapid advances in computer technology and robotic system development, some laborious laboratory work can now be replaced by automated instrumentation। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो प्योरीफिकेशन की प्रोसेस है, जब आप वैक्सीन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे क्रूशियल स्टेप होता है प्योरीफिकेशन। तो प्योरीफिकेशन की प्रोसेस अगर एनिमल बेस्ड होती है, एनिमल बेस्ड इन द सेंस कोई भी जब ह्यूमन इसको करता है तो काफ़ी चांसेस रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं एरर हो जाएगी। ह्यूमन तो मैंने बड़ा गंदा बनाया है, बट मैंने समझाने के लिए बनाया। ये टच भी करेंगे, ये कुछ और भी इधर उधर की प्रोसेस कर सकते हैं जिससे कंटेमिनेशन आ सकता है। लेकिन जो ऑटोमेशन होगा प्रोसेस का, प्रोसेस पूरी मशीन्स से हो रही है। आपने एक बार इनको स्टरलाइज कर दिया है और प्रॉपर आप केयर में अगर इनको रख रहे हैं तो ये इतनी जल्दी कंटेमिनेशन नहीं करेंगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो मशीनें अपना काम कर रही हैं। एक बार वो स्टरलाइज्ड हैं तो अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमंस के साथ में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमंस हैं, वो लिविंग बीइंग है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है। रोबोट्स हैं, जो मशीन्स हैं, उनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं है। एक बार जिस कंडीशन में है वो उस कंडीशन में रहेंगे। तो इसीलिए जो ऑटोमेशन की प्रोसेस है
ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है प्योरिफिकेशन में, कंटेमिनेशन के चांसेस भी कम होते हैं और यील्ड भी अच्छी खासी इससे मिल सकती है। The advantage of an automated system is more than just the saving of manpower or reduction in tedious experimental operation. अगर आपको लगता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम अगर हो जाता है, मशीनें ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इससे मैन पावर सेव होगा, मतलब कि ह्यूमंस को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ यही एडवांटेज नहीं है, मैन पावर तो बचेगी ही, ह्यूमंस की एंट्री बचेगी, इसके अलावा बहुत सारी टेडिशियस एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशंस में भी रिडक्शन होगा, एरर्स के चांसेस बहुत कम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिल पाएगी। तो ऑटोमेटेड सिस्टम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसलिए दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये एक अट्रैक्टिव पार्ट है क्योंकि ये बहुत अच्छे से प्योरिफिकेशन की प्रोसेस को करवा पा रहा है। मल्टी वेल प्लेट एंड मिनिएचराइज्ड कॉलम्स। Microtiter plates have been used for many years in analytical research and clinical diagnostic laboratories to facilitate the high throughput of samples. जो माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती हैं, उम्मीद है आप सभी ने देखी होंगी, वर्क किया होगा। ज़्यादातर 96 वेल प्लेट को यूज़ करते हैं मल्टी वेल प्लेट्स में। 96 वेल प्लेट्स में होता क्या है, ये एक प्लेट होती है सिंपली और इसमें 96 ऐसे छोटे छोटे से कॉलम्स बने होते हैं। इसके अलावा भी होती है 12 वेल प्लेट, 24, 48 वेल, जैसी रिक्वायरमेंट हो, तो इसीलिए इसको सिंपली यहाँ पे कोई भी नाम ना देके मल्टी वेल प्लेट बोला गया है कि कितनी भी वेल्स हो सकती हैं। तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और ये एनालिटिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। देखिए आप जैसे एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, आपने सिंगल वेल में लगा दिया, अगर एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया आपको दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन आप मल्टी वेल प्लेट जैसे कि 96 वेल प्लेट ले रहे हैं, 12 वेल्स हैं, आपने ट्रिप्लिकेट में एक्सपेरिमेंट लगाया, अगर एक वेल में नहीं प्रॉपर है तो पॉसिबिलिटी है कि आगे की 2 वेल में अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए। तो बहुत इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको एक्सपेरिमेंट दोबारा नहीं करना पड़ेगा, प्लस आपकी रीडिंग भी ट्रिप्लिकेट में आएगी, 3 रीडिंग आपको मिलेगी, आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं और कॉमन एक मीन निकाल के, एक एवरेज वैल्यू निकाल के, एक एवरेज वैल्यू आपको बहुत अच्छा रीडिंग दे देगा। तो एनालिटिक बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्लिनोस्टिक लैब का बहुत यूज़ होता है, जो माइक्रोटाइटर या फिर मल्टी वेल प्लेट होती हैं। ऑफ सैंपल्स, जो भी सैंपल्स हैं इनका हाई थ्रूपुट पाने के लिए इनका बहुत यूज़ होता है। जैसा कि मैंने बताया, इनमें बहुत सारी वेल्स होती हैं, आप ट्रिप्लिकेट में या जितने भी वेल्स में चाहे एक साथ में कई एक्सपेरिमेंट्स लगा सकते, तो आपको इसका काफ़ी इफेक्ट भी देखने को मिलता है। द स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ दीज एक्टिविटीज आर ऑफन फर्दर इन्हेंस्ड यूजिंग रोबोटिक सिस्टम। अब ये जो चीज़ें हैं, इनकी स्पीड और एक्यूरेसी और साथ ही साथ में इनकी जो एफिशिएंसी है, इसको रोबोटिक सिस्टम की यूज़ से इन्हेंस किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि आप कोई भी वेल प्लेट है, मल्टी वेल प्लेट कोई भी ले ली, इसमें आप पाइपेटिंग कर रहे हैं, आप डाल रहे हैं, इससे पाइपेट से कोई भी सैंपल डाला, कुछ यहाँ पे लगा रह गया या प्रॉपर नहीं पहुँचा या कहीं यहाँ दीवार से ही चिपका रह गया, तो क्या हुआ, एरर का चांस हो गया कि यहाँ पे एरर आ जाएगी। स्पीड क्या है, आपने सैंपल मिक्स किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में कर दिया, अगली वेल में गए कम स्पीड में किया, मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ गई। एक्यूरेसी क्या है, बहुत एक्यूरेटली आपने इसमें सैंपल को डाल दिया, लेकिन अगले में इतना एक्यूरेट सैंपल नहीं डाल पाए आप, क्योंकि आप हाथ से, आप ह्यूमन हैं,
आपसे एरर्स हो सकती हैं। तो अगर यहाँ पे रोबोटिक सिस्टम्स का यूज़ कर लें, अब आपको वेल्स में डोजिंग करनी है, सैंपल्स डालने हैं, आपने मशीन में जितना सेव कर दिया है मशीन तो उतना ही करेगी, उससे एरर नहीं होगी। एरर इन द सेंस वो ये नहीं करेगी कि अगर 1 माइक्रोग्राम इसमें डालना है तो फिर वो 1 माइक्रोग्राम इसमें भी डालेगी और इसमें भी डालेगी, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ में स्पीड, भाई मशीन को कहाँ टाइम लगता है, बहुत जल्दी जल्दी तो वर्क करती है, और जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को वर्क करने में टाइम लगता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी होगी तो बहुत एफिशिएंट वर्क होगा। तो ऑटोमेशन देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ऑटोमेशन में ही रोबोटिक सिस्टम भी आता है, किस तरीके से एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। दैट कैन डिस्पेंस एंड एस्पायरेट रेलिवेंट फ्लूइड्स। अगर रोबोटिक सिस्टम्स हैं, आपको जो फ्लूइड डालना है, सैंपल डालना है, उनको इजीली डाल सकते हैं, एस्पायरेट्स कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली, as well as manipulate multiple plates simultaneously। मशीन्स एक साथ में बहुत सारी प्लेट्स को हैंडल कर सकती, ह्यूमंस नहीं हैंडल कर सकते। एक साथ में जो मैन पावर है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप एक साथ में एक प्लेट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेट है। लेकिन रोबोट्स हैं वो तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में हैंडल कर सकते हैं, तो ये एफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। Today, a wide range of chromatographic adsorbents has been made available by several manufacturers। बहुत सारे क्रोमेटोग्राफिक एडजॉर्बेंट्स बनाए जा चुके हैं जो कि बहुत यूज़ में आते हैं। Current screening methods for chromatographic adsorbent often include either mini-scale batch adsorption और miniaturized column chromatography in a 96 well format। जो करंट स्क्रीनिंग मेथड्स हैं क्रोमेटोग्राफिक एडजॉर्बेंट्स के लिए, इनमें मिनी स्केल बैच एडजॉर्प्शन होता है या फिर मिनिएचराइज्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, और ये परफॉर्म की जाती है 96 वेल फॉर्मेट में। 96 वेल फॉर्मेट एक प्लेट है और इसमें 96 छोटे छोटे से वेल्स बने हुए हैं। उम्मीद है आप सभी ने देखी भी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है बस उनके लिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक रो में 12 वेल्स होती हैं और 8 कॉलम्स होते हैं, तो ये होती है आपकी 96 वेल प्लेट। तो इसमें वर्क होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन चिप टेक्नोलॉजी। The protein chip system comprises biochip arrays and a mass spectrum-based analytical system integrated with computer software to analyze captured protein। जो प्रोटीन चिप सिस्टम होता है ये एक बायोचिप एरे का सिस्टम बनाता है। बायोचिप एरे और मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड एनालिटिकल सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स के साथ एनालिसिस। ह्यूमंस तो एरर कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर्स एरर नहीं करते। एक प्रॉपर डेटा एनालाइज होके आपको जो भी प्रोटीन है, जो भी प्रोटीन आपने कैप्चर किए जा रहे हैं आप आता है। Each array and strips morphosis are कैसा बायोरे कैसा होता है, ऑफिसेस लगी होता है, बहुत सी चिप होती है एंड सरफेस पे इस कर दी जाती है। लगी कि 90 स्पिल है, यही गैप होता चिप और छोटी सी होती है। बैटरी चिप
आर एन में मटेरियल हो तो क्राफ्ट जैसा रियल यूज किया जाता है। कौन सी जीन प्रोटीन चिप टेक्नोलॉजी these in the following and satin structure IC scalar HIC and affinity graph each contain 8 spots that can bind protein or peptides from punctures। ये जितनी भी चीजें होती हैं इनमें 8 स्पॉट्स होते हैं। फिर कूलर से यहाँ पे अपने पास आप इसका जिस भी कूलर के लिए होगी प्रोटीन यूज कर लेगी। कैप्चर कर लिया इसको अलग कर Projected wash use जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है जो सही है उनको आप सेपरेट करने की प्रोसेस जिससे कि मिल जाए इन कॉलम के द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो वो आपको अलग होके मिल जाता है जिसको कि आप अलग करना चाहते हैं। नेक्स्ट है रोबोटिक लिक्विड हैंडलिंग सिस्टम। स्पीड अच्छी होती है और एफिशिएंट रिजल्ट्स मिलते हैं। Have been commonly used in analytical laboratories for years। काफी समय से इनको एनालिटिकल लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है ताकि एरर्स कम से कम हो। सच एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो एलाइजा है, एलाइजा में ज़्यादातर रोबोटिक हैंडलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है जहाँ एनालिटिकल लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पे। द रोबोट्स डिस्पेंस सैंपल लिक्विड्स इन ट्यूब्स और वेल्स and are often integrated as automated injection modules। जो रोबोट्स होते हैं ये ट्यूब्स में या फिर वेल्स में सैंपल निकालते हैं और ये ऑटोमेटेड इंजेक्शन मॉड्यूल की तरह वर्क करते हैं।
labor devices offer on sample for high throughput screening and seeking. अब ये क्या होता है, रोबोट से इतना एफिशिएंट वर्क होता है कि ये लेबर सेविंग डिवाइसेस बोली जाती हैं। मतलब कि ये काम करने को ज़्यादा इनमें नहीं होता है, मशीन्स ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं और काफ़ी प्रिसीजन होता है, बहुत प्रिसाइज सैंपल होता है, बहुत एक्यूरेट काम होता है और हाई थ्रूपुट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड आपको मिल जाती है स्क्रीनिंग और सीक्वेंसिंग के लिए। In recent years, the application of robotic liquid handling devices in purification process development is gaining momentum. Recent years में ये जो रोबोटिक लिक्विड हैंडलिंग डिवाइसेस हैं, इनको काफ़ी कह सकते हैं कि अटेंशन मिला है और इन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है और ये एक बहुत अच्छे सिस्टम के रूप में सामने आई हैं। अब नेक्स्ट है माइक्रोफ्लूइडिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप सभी लोग को पता होगा। यहाँ हम बात करेंगे माइक्रोफ्लूइडिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। The full benefit of automation and high throughput in purification process development can only be realized when the high throughput analytical testing in place. ऑटोमेशन का फुल बेनिफिट तब पता चलता है जब प्योरीफिकेशन प्रोसेस में आप ये देखते हैं कि आपको हाई यील्ड, जो एनालिटिकल टेस्टिंग है उसमें हाई यील्ड मिल रही है। द कन्वेंशनल प्रोटीन एनालिटिकल मेथड्स, कन्वेंशनल मेथड होते हैं SDS बेस, दैट इज सोडियम डोडिसिल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक एनालिटिकल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, एंड इट बिकेम अ बॉटलनेक व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स। When the volume, speed and accuracy are paramount, microfluidic electrophoresis technology presents a good alternative. जब जो सैंपल है उसका वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत एक्यूरेसी चाहिए है, तो उस केस में माइक्रोफ्लूइडिक इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है। नेक्स्ट है इनलाइन बफर डाइल्यूशन। A typical purification process requires 10 to 12 different buffers. प्रोटीन प्योरीफिकेशन में लगभग 10 से 20 प्रकार के अलग अलग तरीके के बफर्स लगते हैं। बफर वॉल्यूम कैन रेंज फ्रॉम 50 to several hundred liters। और बफर का जो वॉल्यूम है बहुत कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी स्केल, कि आप लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं या लार्ज स्केल पर। द करंट पैराडिग्म फॉर बफर प्रिपरेशन इज टू प्री मिक्स एंड स्टोर बफर्स इन टैंक्स। अभी क्या किया जाता है, जो बफर्स हैं इनको पहले से मिक्स किया जाता है और टैंक्स में इनको स्टोर करके रखा जाता है। Most of the buffers used in the purification process are of low salt concentration. ज़्यादातर बफर्स की सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, which can be easily concentrated by 10 to 100 fold, जो कि जिनको कि easily 10 से लेके 100 गुना तक कंसंट्रेट किया जा सकता है। Buffer concentrates coupled with disposable systems can reduce capital and operational investment.
बफर्स का कंसंट्रेशन करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। Several vendors produce portable computer-controlled blending and dilution skids of different capacities that are able to accurately and repeatedly dilute concentrates using piped in water for injection to any desired final blend. बहुत से ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटर कंट्रोल्ड ब्लेंडिंग और डाइल्यूशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको कि डाइल्यूशन के लिए अपने डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन तक पहुंचाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे। So again, thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone.